हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और एक बार फिर से आज हम आपके सामने आ चुके हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क बेस्ड ऑन आईबीपीएस लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, कंप्यूटर के टॉप यानी बेस्ट 40 क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या आईबीपीएस के किसी भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहता है, किस प्रकार 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से आज हम लोग एनालिसिस करेंगे डे 12 में, और आप देखेंगे कि आउट ऑफ 40 आप कितना स्कोर कर पाते हैं, और सेम टू सेम क्वेश्चन का लेवल आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। लेकिन बताइएगा जरूर एग्जाम के बाद कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं क्या लेवल बिल्कुल सेम मिला, क्या क्वेश्चन सेम मिले, बताइएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन के साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो बेसिक से एडवांस तक कंप्यूटर को कवर करना चाहते हैं टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और टॉपिक वाइज पीडीएफ के साथ, और चाहते हैं कि कंप्यूटर का लेवल कितना भी टफ क्यों ना हो, हम कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करें ताकि दूसरे कैंडिडेट से बेहतर स्कोर कर पाए। हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो या रीजनिंग हो या मैथ्स या इंग्लिश हो या हिंदी, सब में ही बेटर स्कोर करना होता है सिलेक्शन लेने के लिए। रजनीकांत बनना पड़ता है तभी जाकर सिलेक्शन होता है। मेरिट का भी खेल है और अब तो टाइमिंग का भी खेल है। तो इन्हीं सब खेलों से निकलते हुए विजेता बनना है आपको और सिलेक्शन लेना है। सर कोर्स से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? कोर्स से कनेक्ट करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। फिर इस कोर्स से आप कनेक्ट कर सकते हैं। वैलिडिटी कितनी है? 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। जिस दिन से आप जुड़ेंगे कोर्स से उस दिन से लेकर 12 महीने की वैलिडिटी यहां पर आपको मिलेगी। यहां पर आपको क्या क्या मिलेगा? थ्योरी वाइज क्लासेस, एमसीक्यूज, कॉन्सेप्ट, पीडीएफ और मॉक टेस्ट, ये सभी चीजें मिलेंगी। यानी कोर्स के अलावा आपको कुछ और करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर कोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी है तो कैसे पूछें? व्हाट्सएप नंबर यहां पर गिवन है, इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए। कोई भी क्वेरी है कोर्स के रिगार्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। लेकिन प्रीवियस वाले सेशन में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था जिसका आंसर काफी सारे कैंडिडेट्स ने सही दिया, कुछ कैंडिडेट्स ने गलत भी दिया। देखो जरा क्वेश्चन क्या था। द डिफरेंस बिटवीन पीपल विद एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट एंड दोज विदाउट दिस एक्सेस इज नोन एज। कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच रखने वाले लोगों और इस पहुंच से वंचित लोगों के बीच जो डिफरेंस है उसे क्या बोलते हैं? वो जो कंप्यूटर या इंटरनेट का यूज करते हैं और जो कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज करना नहीं जानते, उनके बीच के डिफरेंस को डिजिटल डिवाइड के नाम से जानते हैं। यानी करेक्ट आंसर होगा डिजिटल डिवाइड। कुछ लोग आज भी कैफे में जाकर अपना काम करवाते हैं, क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट या तो यूज नहीं कर सकते या उनके पहुंच से बाहर है। तो ऐसे लोगों के गैप को क्या बोला जाता है? डिजिटल डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए फटाफट और बताइए आंसर क्या होगा। टू व्यू द पेजेस ऑन द इंटरनेट कॉमा दे हैव टू बी स्टोर्ड ऑन अ डैश। इंटरनेट पर पेजों को देखने के लिए उन्हें कहां पर संग्रहित करना पड़ता है? हम इंटरनेट से कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं और रिस्पॉन्स में वो रिक्वेस्ट हमारी फुलफिल हो जाती है। हम जो रिक्वेस्ट करते हैं हम क्या है? क्लाइंट। जो रिस्पॉन्स देता है वो क्या है? सर्वर। इसका मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर स्टोर है वो कहां पर स्टोर है? सर्वर पर। और सर्वर का दूसरा नाम क्या है? वेब सर्वर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वेब सर्वर पर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा होती है, कलेक्ट होती है, और www की मदद से, वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से इंटरनेट पर स्टोर इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है या रिट्रीव किया जाता है। और अगर एग्जाम में पूछें कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसकी मदद से वेबसाइट बनाई जाती है, विच लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट अ वेबसाइट, तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, दैट इज HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, विच इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द वेबसाइट। वैसे तो वेबसाइट बनाने के लिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो बेसिक लैंग्वेज है वो क्या है? HTML।
डेटाबेस की अगर बात करें कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसकी मदद से डेटाबेस तैयार करते हैं, तो आंसर क्या होगा? एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसकी मदद से हम क्या तैयार करते हैं? डेटाबेस को मॉडिफाई करते हैं, डिलीट करते हैं, ड्रॉप करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल। और अगर एग्जाम में पूछे ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए फॉरट्रैन, जावा, सी शार्प, पीएचपी जैसी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, या सी प्लस प्लस इनका भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैब इज यूज्ड इन एमएस एक्सेल 365 फॉर इंसर्ट फंक्शन एंड फंक्शन लाइब्रेरी? एमएस एक्सेल 365 में इंसर्ट फंक्शन और फंक्शन लाइब्रेरी के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? फेमस क्वेश्चन आईबीपीएस का। और एमएस वर्ड 365, एमएस एक्सेल 365, एमएस पावर पॉइंट 365 यानी एमएस ऑफिस 365 से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना, ये कंफर्म है। बताओ फिर, आप जानते हैं जितने भी फंक्शन हमें लगाने होते हैं एक्सेल शीट में या फॉर्मूले का यूज करना होता है, तो सारे के सारे फंक्शन या फंक्शन की लाइब्रेरी किस टैब में देखने को मिलती है? फॉर्मूलास के टैब में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉर्मूला। अगर हमें इंसर्ट फंक्शन लगाना है कोई भी, या अगर हमें सम फंक्शन का यूज करना है, या लुकअप फंक्शन यूज करना है, डेट एंड टाइम फंक्शन यूज करना है, टेक्स्ट, लॉजिकल, फाइनेंशियल कोई भी फंक्शन का यूज करना है, तो वो कहां पर मिलेगा? फॉर्मूलास के टैब में। तो करेक्ट आंसर इज फॉर्मूलास। नेक्स्ट, हाउ मेनी व्यूज आर अवेलेबल अंडर एमएस एक्सेल 365 व्यू टैब? कह रहा है एक्सेल 365 के केस में या एमएस एक्सेल में जो व्यू टैब होता है उस पर क्लिक करके लेफ्ट हैंड साइड पर हमें कुछ व्यूज दिखाई देते हैं। एक्सेल के केस में वो व्यूज कितने हैं? जैसे पावर पॉइंट के केस में वो व्यूज आपके कितने हैं? 8 व्यूज। लेकिन अगर वही व्यूज एक्सेल के केस में बात करें तो आंसर क्या है? 4। बिल्कुल सही किया आपने विचार। द करेक्ट आंसर इज 4। यानी 4 व्यूज कौन कौन से? नॉर्मल, पेज ब्रेक व्यू, पेज लेआउट और कस्टम। तो कितने हो गए टोटल? दैट इज 4 व्यूज। नेक्स्ट, which shortcut key is used in MS Excel 365 to enter the current time? MS Excel 365 में वर्तमान समय दर्ज करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? हम जानते हैं एक्सेल में अगर हमें करंट टाइम इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट कॉलन का यूज करेंगे टू एंटर द करंट टाइम। और यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, या तो टाइम पूछते हैं या डेट पूछते हैं। तो टाइम के लिए क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन। लेकिन अगर डेट पूछ लिया जाए कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन एमएस एक्सेल 365 टू एंटर द करंट डेट, करंट डेट को एंटर करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है? तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। फिर से एक बार, टाइम अगर पूछें तो कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन, और अगर डेट पूछें तो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, यानी सेकंड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन एमएस एक्सेल 365 टू क्रिएट, रन, एडिट और डिलीट अ मैक्रो? देखो, एक्सेल शीट बहुत पसंद है आईबीपीएस को, और आईबीपीएस सबसे ज्यादा क्वेश्चन वर्ड और पावर पॉइंट के कंपैरिजन में एक्सेल से ही पूछता है। या शॉर्टकट्स तो बहुत आएंगे एग्जाम में, है ना, तो शॉर्टकट को अच्छे से करिएगा। बताइए, एमएस एक्सेल 365 में मैक्रोज बनाने, चलाने, संपादित करने या हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? हम जानते हैं मैक्रोज का यूज वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है ताकि रेपिटेटिव टास्क को हम रिकॉर्ड कर पाएं। मैक्रोज को विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन वीबीए लैंग्वेज के द्वारा तैयार किया जाता है। और मैक्रोज की जो शॉर्टकट की है वो क्या है? ऑल्ट प्लस F8। क्या सभी प्लेटफॉर्म्स में एक ही शॉर्टकट की काम करेगी? हाँ, मैक्रोज के केस में जो व्यू टैब के अंदर मिलता है और इसकी शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट प्लस F8। ये सभी प्लेटफॉर्म्स पर, यानी वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों केसेस पर एक ही है, ऑल्ट प्लस F8। नेक्स्ट,
टू रिमूव कैरेक्टर फॉर्मेटिंग फ्रॉम सिलेक्टेड टेक्स्ट कॉमा प्रेस डैश इन MS Word 365। ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर आपने एनालिसिस देखी होगी प्रीवियस ईयर की कंप्यूटर की एनालिसिस, तो आपको ये क्वेश्चन दिखा होगा। बताओ, चयनित टेक्स्ट से कैरेक्टर फॉर्मेटिंग हटाने के लिए MS Word 365 में क्या दबाएं। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का मतलब जैसे आपने मान लीजिए हेलो लिखा MS Word में और उस हेलो को आपने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया या कोई कलर दे दिया। अब आप चाहते हैं कि नॉर्मल बैक हो जाए अपने पुराने वाले कंडीशन पर जैसे पहले था, बिना बोल्ड के, बिना इटैलिक के, बिना अंडरलाइन के, बिना किसी कलर के। तो वो बैक करने के लिए क्या कोई शॉर्टकट की भी अवेलेबल है? जी हां, एंड द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस स्पेस बार। रिमूव द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इन MS Word। MS Word में कभी भी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को हटाने की बात की जाए तो आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस स्पेस बार। लेकिन दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एक तो रिमूव करने के लिए आता है कैरेक्टर में लगी हुई फॉर्मेटिंग को और दूसरा आता है पैराग्राफ में लगी हुई फॉर्मेटिंग को। ये रहा, टू रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग फ्रॉम सिलेक्टेड टेक्स्ट प्रेस डैश इन MS Word 365। चयनित टेक्स्ट से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए अभी जो हमने फॉर्मेटिंग हटाई थी वो किससे हटाई थी? कैरेक्टर से, एक वर्ड से। लेकिन अगर पूरे पैराग्राफ से फॉर्मेटिंग को हटाना हो तो हम किसका यूज करेंगे? कंट्रोल Q का। कंट्रोल D की मदद से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यह बात तो हम लोग जानते हैं कि MS Word में कंट्रोल D दबा देंगे तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसके द्वारा हम फॉन्ट के फेस को बदल सकते हैं, फॉन्ट के स्टाइल को बदल सकते हैं, फॉन्ट के साइज को, फॉन्ट के कलर को, फॉन्ट में जितना भी बदलाव करना है वो हम कंट्रोल D दबाकर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की मदद से कर सकते हैं। लेकिन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है तो कंट्रोल Q, और अगर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट द एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम। कौन सा सॉफ्टवेयर किसी सिस्टम में बाहरी पहुंच को रोकता है? अगर रोकने की बात की जाए, एक्सटर्नल एक्सेस का मतलब कि हर किसी को परमिशन ना दी जाए, पहले चेक किया जाए कि वैलिड है या नहीं, वैलिड है तो आगे बढ़ाया जाए, वरना डेटा को रोक दिया जाए। और ऐसा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास में है? फायरवॉल के पास, गेटवे, राउटर, वायरस चेकर या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है फायरवॉल। हम जानते हैं फायरवॉल क्या करता है? प्रिवेंट करता है किसी भी पैकेट को एक्सटर्नल एक्सेस से रोकने के लिए। यानी सबसे पहले उसको चेक किया जाएगा, अगर कोई बाहर से कोई भी डेटा आ रहा है, अगर वो रेलेवेंट होगा तो ही वो सर्वर के पास पहुंचेगा, अदरवाइज उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। और ये काम किसका है? फायरवॉल का। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में और भी आता है कि फायरवॉल हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर, तो आंसर होता है बोथ ऑफ दीज। फायरवॉल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, इन विच ईयर ईमेल वॉज इन्वेंटेड। ईमेल का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? ईमेल किसने फाउंड किया था? मिस्टर रे टॉमलिंसन के द्वारा। भारत की अगर बात करें तो क्रेडिट किसको जाता है? मिस्टर शिवा अय्यादुरई। लेकिन ईमेल के जो असली पापा हैं वो कौन है? मिस्टर रे टॉमलिंसन। ईमेल की बात करें तो कब भेजा गया पहला मेल, कब इन्वेंट किया गया? 1971 में। और एट जो सिंबल है वो 1972 में आया। तो यहां करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 1971। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ गूगल पेज रिंग अ वेब पेज कंटेन्स। बहुत फेमस क्वेश्चन। किसी वेब पेज में गूगल पेज रिंग की ऊंचाई कितनी होती है? इसका मतलब क्या है पहले तो यह समझो। अगर आप गूगल पे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो आपके सामने पूरा पेज आ जाता है सर्च का, जिसमें कई सारी वेबसाइट, वीडियो या लिंक्स आपको देखने को मिलते हैं। अब उस पेज पर टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने होते हैं? उस पेज का साइज कितना होता है? 10, 55, 100, 10, 6 या 25। तो उस पेज पर 10 लिंक होते हैं, है ना। टोटल अगर आप काउंट करेंगे गूगल पेज पे जो भी आप सर्च करेंगे, और सर्च पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें पेजेस तक जाती है ना। लेकिन एक पेज का साइज मैक्सिमम कितना होता है? 10 लिंक उस पर आ सकते हैं।
तो करेक्ट आंसर होता है 10। नेक्स्ट, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 10 इज डैश। नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं या कभी कभी 5 क्वेश्चन तक भी देखे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमएस ऑफिस, मैलवेयर, नंबर सिस्टम, डेटाबेस, नेटवर्किंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, है ना, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एमएस ऑफिस तो इंपॉर्टेंट है ही, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है ना, यहां से भी बनते हैं। तो पहले उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिएगा जिनकी वेटेज ज्यादा है। नंबर सिस्टम करो, कह रहा है बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 10। 10 का दशमलव यानी बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? डेसिमल नंबर 10 है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? बाइनरी में कैसे लिखेंगे 10 को? बहुत सिंपल है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। पहले तो इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि बात हो रही है बाइनरी की। 10 दिया हुआ है तो 10 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 4 8। बेसिकली अगर आप देखें तो ये क्या है? 2 की टेबल ही तो है। 1 पहला नंबर 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो क्या आएगा? 1। फिर 2 की पावर 1 2, 2 2 जा 4, है ना, फिर 4 2 जा 8, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, फिर 8 2 जा 16, फिर 16 2 जा 32, तो 1 2 4 8 16 32 64 128 ऐसे लिखते जाएंगे। लेकिन नंबर जो आपको गिवन है 10, तो हम कहां पर रुक जाएंगे? 10 से पहले वाले नंबर पे। तो 10 से पहला नंबर क्या है? 8। 1 2 4 8, किसको जोड़ें कि 10 आ जाए? 1 2 4 8 में किसको ऐड करें कि 10 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 8 और 2 को ऐड करने पर 10 आ जाएगा, यानी 8 और 2 की प्लेस पर 1 1 लिखेंगे और बाकी जगह पे 0 0 लिखेंगे। आ गया आंसर। तो आंसर आ गया 1 0 1 0, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। इसको आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार एलसीएम लेकर या डिवाइड करके करने पर, रिमाइंडर निकाल के करने पर एरर आ जाती है कैंडिडेट्स के साथ। तो ये तरीका सबसे बेस्ट माना जाता है। जो नंबर गिवन है वो लिखिए, 1 2 4 8 लिखिए इस तरीके से, और फिर किसको जोड़ने पर 10 मिलेगा? तो आपने कहा 8 और 2 को जोड़ने पर 10 मिलेगा, तो 8 और 2 की प्लेसेस पर 1 1 और बाकी जगह पे 0 0। 1 0 1 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द इनपुट हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1110 इज। 1110 का इनपुट हेक्साडेसिमल प्रतिनिधित्व क्या है? कह रहा है ये जो नंबर है ये किसमें गिवन है? बाइनरी में। इसको हेक्साडेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले तो ये जो बाइनरी नंबर है इसका डेसिमल निकालेंगे, और अगर डेसिमल में जो वैल्यू है वो क्या है, क्योंकि हेक्साडेसिमल की रेंज क्या होती है? 0 से लेकर 9 तक और फिर A से लेकर F तक। हेक्साडेसिमल के केस में 4 4 के पेयर बनते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16 और 2 की पावर 4 होता है 16। तो क्या यहां पर 4 नंबर ही हैं? जी हां। यानी अब इसको क्या करना है? सिंपली आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फिर से वही काम, 1 2 4 8 इसके नीचे लिख दीजिए, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो जाएगा? 0। 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 8 1 जा 8, प्लस कर दीजिए इसको, 8 प्लस 4 प्लस 2 कितना आ गया? 14। अब हेक्साडेसिमल में इस 14 को क्या लिखते हैं? E, क्योंकि A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 11, C की वैल्यू 12, इस तरीके से E की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज E, विच इज कॉल्ड 14। लेकिन क्या 14 आंसर हो सकता है जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है? नहीं, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 9 के बाद में जो 10 होगा उसको A बुलाते हैं, 11 होगा उसको B बुलाएंगे। तो इस तरीके से 14 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? E होगी। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? E। समझ में आया? वेरी गुड। साथ ही साथ याद रखिएगा ये बात भी कि हेक्साडेसिमल के केस में 0 to 9 और A to F ही होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है वो आप समझ गए होंगे कि हेक्साडेसिमल की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 15 होती है, और हेक्साडेसिमल का जो बेस वैल्यू होती है वो 16 होती है।
तो 15 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? F के द्वारा। 14 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? E के द्वारा। तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी हेक्साडेसिमल में वो क्या होगी? 15। और 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करेंगे? F का। समझ में आ गई ये बात? छोटी सी बात है बहुत। वेरी गुड। Which numbering system uses numbers and letters to represent its number equivalent? कौन सी संख्या प्रणाली अपनी संख्या समकक्षों को दर्शाने के लिए संख्या और अक्षरों का उपयोग करता है? कह रहा है ऐसा कौन सा नंबर सिस्टम है जिसमें नंबर भी यूज होता है और लेटर भी यूज होता है? बाइनरी में तो 0 1 होगा, नंबर होंगे। ऑक्टल, इसमें भी सिर्फ नंबर ही होते हैं। लेकिन डेसिमल की बात करें, इसमें भी नंबर होते हैं। लेकिन हेक्साडेसिमल की जब बात करते हैं तो इसमें नंबर भी होते हैं और अल्फाबेट भी होते हैं। तो यानी करेक्ट आंसर क्या बनेगा? नंबर्स और लेटर्स दोनों होने चाहिए, यानी हेक्साडेसिमल की बात हो रही है। क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन का यूज नेटवर्किंग में कहां करते हैं? सर, मैक एड्रेस को जब भी शो करना होता है तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में करेंगे। वेरी गुड। या IPv6 को कहीं भी शो करना है तो हेक्साडेसिमल में करेंगे। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि IPv6 और मैक एड्रेस को किस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा शो किया जाता है? तो आंसर होगा हेक्साडेसिमल की मदद से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टल नंबर? निम्नलिखित में से कौन अष्टक संख्या का उदाहरण नहीं है? ऑक्टल नंबर का मतलब 8 और रेंज कितनी होती है? 0 से लेकर 7, यानी जो भी नंबर 7 से बड़ा होगा क्या वो ऑक्टल में कंसीडर किया जाएगा? जी नहीं, क्योंकि रेंज कितनी होती है? 0 से लेकर 7 तक। बेस होता है 8। तो देखो कहीं पर 7 से ज्यादा दिखाई दे रहा है, 1 2 3 वैलिड है, 7 के अंदर है। 4 7 8, 7 से बढ़कर हो गया 8 जो कि अलाउड नहीं है, तो दूसरा इनवैलिड हो गया। तीसरा 3 7 2, सारे नंबर 7 की रेंज तक ही हैं, यानी वैलिड है। 1 3 6, 0 से 7 की रेंज तक है, यानी वैलिड है। 1 2 4, ये भी 0 से 7 की रेंज तक है, यानी वैलिड है। तो जो वैलिड नहीं है वो क्या? 4 7 8, क्योंकि यहां पर आ गया 8 विच इज नॉट कम्स अंडर द रेंज ऑफ 0 to 7, दैट इज वाई इट इज इनवैलिड। क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टल नंबर? तो 4 7 8 इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टल नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें 8 आ गया है एक नंबर जो कि अलाउड नहीं है, क्योंकि 7 से ज्यादा नंबर हो नहीं सकता, और यहां पर 8 गिवन है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। नेक्स्ट, what is the largest decimal number that can be represented by 3 bit in binary? कह रहा है वह सबसे बड़ी दशमलव संख्या कौन सी है जिसे बाइनरी में 3 बिट्स द्वारा दर्शाया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। RBI हो या कोई इंश्योरेंस का एग्जाम या IBPS का कोई भी एग्जाम, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। बताओ आंसर क्या होगा? 3 बिट बाइनरी को डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है ना? लार्जेस्ट डेसिमल नंबर क्या बनेगा? 3 बिट बाइनरी का मतलब क्या है? 1 1 1, है ना? यही तो होगा 3 बिट बाइनरी का मतलब, 1 1 1। और इसको अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? 1 2 4, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यानी 1 2 4। 111 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 1 2 4, और 1 2 4 को प्लस कर देंगे आपस में, तो क्या आ गया? 7। इसका मतलब कि 3 बिट बाइनरी यानी 111 की अगर बात करें तो इसका 111 क्या है? बाइनरी नंबर, और इसका डेसिमल नंबर क्या होगा? 7। यही आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन फिर से देखो, व्हाट इज द लार्जेस्ट? हम 0 भी तो ले सकते थे, क्योंकि बिट में तो 0 1 दोनों ही आते हैं। हमने यहां पर 0 0 0 क्यों नहीं लिया, या 0 1 1 क्यों नहीं लिया, या 1 0 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में कह रहा था लार्जेस्ट डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए तीनों बिट जो हमें लेनी होंगी वो क्या लेनी होंगी? 1 1 वाली। तो 1 1 1 3 बिट। इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो कैसे करेंगे? 1 2 4,
अब सभी प्लेसेस पर 1 है तो 1 + 2 + 4 क्या हो जाएगा 7, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट, स्टार्टिंग लेटर ऑफ द कॉलम इज ए। कह रहा है एक्सेल में अगर स्टार्टिंग लेटर ए है, व्हाट वुड बी द एंड लेटर इन MS Excel 365। तो MS Excel 365 में जो एंड लेटर होगा, जो अंतिम लेटर होगा, वो क्या होगा बताओ। कॉलम का प्रारंभिक अक्षर अगर ए है तो MS Excel 365 में अंतिम अक्षर क्या होगा? बहुत सिंपल है, XFD होगा, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द फॉन्ट साइज ऑफ 36 पॉइंट इन MS Word 2007 इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस। MS Word 2007 में 36 पॉइंट का फॉन्ट आकार कितने इंच के बराबर होगा? हम जानते हैं कि यहां पर एक पॉइंट 1/72 यानी 1/72 के बराबर होता है। 1 पॉइंट इज इक्वल्स टू 1/72। अगर ये होता है तो 36 पॉइंट किसके बराबर होगा? 36 डिवाइडेड बाई 72 यानी 0.5 के। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? 0.5। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड द एंटायर रो इन MS Excel 365। MS Excel 365 में पूरी पंक्ति को छिपाने की शॉर्टकट की क्या है? रोना नहीं है, नहीं का मतलब 9 यानी Ctrl+9। रो को हाइड करने के लिए क्या करेंगे? Ctrl+9। और कॉलम को हाइड करने के लिए क्या करेंगे? Ctrl+0। याद रखिएगा, रोना नहीं है, नहीं का मतलब 9, Ctrl+9 और कॉलम के लिए Ctrl+0। नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग। मैच, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मैच दी कॉलम पर भी आते ही आते हैं, हमेशा आते हैं। बताओ जरा कि मैच करिए कि कौन सा पेयर वैलिड है। ब्लूटूथ, एनोनिमाइजर, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पेयरिंग या टॉरेंट। ब्लूटूथ में हम क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। तो ब्लूटूथ किसके साथ होगा? पेयरिंग के साथ। P2P यानी पॉइंट टू पॉइंट या पीयर टू पीयर किसमें होता है? टॉरेंट के केस में, बिट टॉरेंट के केस में, है ना, पीयर टू पीयर रिलेशनशिप होता है। टॉर ब्राउजर कैसा ब्राउजर है? दी अनियन राउटर के नाम से इसको जानते हैं और ये गुप्त रूप से काम करता है एनोनिमस तरीके से। एनोनिमस का मतलब हाइड करके। तो आंसर क्या बनेगा? एनोनिमाइजर, यानी ऑप्शन नंबर ए। और बायोस क्या है? हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? सर फर्मवेयर है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, दैट इज फर्मवेयर। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये बायोस क्या करता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में मदद करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोस्ट, यानी इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 1, जहां 1 का C, 2 का D, 3 का A और 4 का B, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ ब्लैक हैट हैकर और डैश इज अ हैकर हु अटेम्प्ट टू एक्सेस अ कंप्यूटर विदाउट ऑथराइजेशन फॉर मैलिशियस पर्पस। कह रहा है ब्लैक हैकर को क्या बोलते हैं? जो ब्लैक हैट हैकर होता है उसे किस नाम से जानते हैं? क्रैकर के नाम से। ब्लैक हैट हैकर कहें या क्रैकर कहें, बात एक ही है। इज अ हैकर हु अटेम्प्ट टू एक्सेस अ कंप्यूटर, जो आपके कंप्यूटर को एक्सेस करता है विदाउट ऑथराइजेशन फॉर मैलिशियस पर्पस, जो बिना आपकी अथॉरिटी के आपके कंप्यूटर को एक्सेस करे, दैट इज कॉल्ड क्रैकर या ब्लैक हैट हैकर। याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब आ गए आपके दो क्वेश्चन और इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। क्या है? जरा ध्यान दीजिएगा। अ डैश इज एन इंटरनल बस। बस का मतलब होता है केबल या वायर। अ डैश इज एन इंटरनल बस दैट कनेक्ट द सीपीयू टू द कैश मेमोरी। डैश एक आंतरिक बस है जो सीपीयू को कैश मेमोरी से जोड़ती है। सीपीयू मतलब प्रोसेसर। प्रोसेसर और कैश मेमोरी को आपस में जोड़ने वाली जो बस है उसे क्या बोलते हैं? बैक साइड बस। जो केबल है जो सीपीयू और कैश को जोड़ती है, दैट केबल इज कॉल्ड बैक साइड बस, जिसे बैक साइड केबल भी बोला जाता है ना, जो आप देख सकते हैं इमेज में। ये बैक साइड बस है जो किसको जोड़ रही है? सीपीयू यानी प्रोसेसर और कैश मेमोरी को।
वहीं दूसरा क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, अ डैश इज एन इंटरनल बस दैट कनेक्ट द सीपीयू टू द रैम। ऐसी कौन सी बस है जो सीपीयू यानी प्रोसेसर को रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम से जोड़ती है? नाउ दैट इज कॉल्ड फ्रंट साइड बस। अगर रैम से जोड़ने की बात की जाएगी तो फ्रंट साइड आएगा, और अगर कैशे मेमोरी से जोड़ने की बात की जाएगी तो बैक साइड आएगा। बस ये याद रखिएगा, सीपीयू तो दोनों में कॉमन है, एक जगह सीपीयू को कैश मेमोरी से जोड़ा जा रहा है और एक जगह सीपीयू को रैम से जोड़ा जा रहा है। अगर सीपीयू को कैश मेमोरी से जोड़ते हैं तो बैक साइड बस के द्वारा, और सीपीयू को अगर रैम से जोड़ते हैं तो फ्रंट साइड बस के द्वारा। ये दो बातें याद रखेंगे ना याद? वेरी गुड। नेक्स्ट, दिस अलाउज द कंप्यूटर टू शेयर द सेम आईपी एड्रेस। यह कंप्यूटर को समान आईपी पता साझा करने की अनुमति देता है। क्या हम अपने कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को सेम कर सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो शेयर करने की परमिशन देती है सेम आईपी एड्रेस को? हाँ, एंड दैट इज कॉल्ड NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। और इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है कि इन कंप्यूटर NAT प्रोटोकॉल स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इन कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट इज द यूज ऑफ नेट? कंप्यूटर नेटवर्क में नेट प्रोटोकॉल का यूज क्या है? टू शेयर द सेम आईपी एड्रेस। एक ही आईपी एड्रेस को शेयर करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, OLED is a type of flat screen display similar to an LCD। कह रहा है OLED का नाम आपने सुना होगा, LED सुना होगा, LCD सुना होगा, TFT सुना होगा। वही कह रहा है जो OLED है ये एक फ्लैट स्क्रीन है। बिल्कुल सही। यहां पर O की फुल फॉर्म क्या है? OLED में LED का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड और O का मतलब ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा क्या? LED मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, और यहां पर O का मतलब है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, जो कि बेस्ट टेक्नोलॉजी है फ्लैट स्क्रीन पैनल्स के बेसिस पर। नेक्स्ट, इन MS Excel 2019 या 2021 व्हाट इज द रेंज ऑफ फॉन्ट साइज सपोर्टेड नाउ? एक्सेल 2019 या 2021 में फॉन्ट आकार की सीमा क्या है? हम जानते हैं कि एक्सेल के केस में जो फॉन्ट साइज मिनिमम रहेगा वो 1 रहेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना रहेगा? 409। इससे बड़ा नहीं हो सकता। सो द रेंज इज फ्रॉम 1 to 409। नेक्स्ट, हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपरस्क्रिप्ट? यह तो आसान है और इंपॉर्टेंट भी। आप चयनित चरित्र को सुपरस्क्रिप्ट में कैसे बनाएंगे? सुपरस्क्रिप्ट करने का मतलब पावर में वैल्यू x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर 4, है ना, इस प्रकार लिखना है तो कैसे करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट प्लस फॉर सुपरस्क्रिप्ट और कंट्रोल इक्वल्स टू फॉर सबस्क्रिप्ट। अगर बेस में वैल्यू हो तो उसको कैसे करेंगे? सिलेक्ट करके कंट्रोल इक्वल्स टू कर देंगे फॉर सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द लिमिट ऑफ नंबर ऑफ ईमेल दैट कैन बी सेंट थ्रू अ फ्री जीमेल अकाउंट पर डे यूजिंग द वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर का उपयोग करके प्रतिदिन निशुल्क जीमेल खाते के माध्यम से भेजे जा सकने वाले ईमेल की संख्या की सीमा क्या है? नंबर ऑफ ईमेल फ्री जीमेल अकाउंट के द्वारा 500। क्या 500 से ज्यादा हम मेल भेज सकते हैं एक दिन में? नहीं। अगर हम फ्री जीमेल यूज कर रहे हैं तो इसकी लिमिट कितनी होगी? दैट इज 500, यानी 4th इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ हैकर्स आर हायर्ड बाय द गवर्नमेंट? सरकार द्वारा किस प्रकार के हैकर्स को काम पर रखा गया है? सरकार अगर हैकर्स को रखती है प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या दूसरी कंट्रीज की इंफॉर्मेशन लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे क्या बोलते हैं? इथिकल हैकर्स। यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर, दैट इज कॉल्ड इथिकल हैकिंग या इथिकल हैकर्स। नेक्स्ट, डैश वाज रिलीज्ड इन डैश एज द डिफॉल्ट ब्राउजर ऑन मैकिंटोश पर्सनल कंप्यूटर। मैकिंटोश का मतलब मैक। मैक किसका प्रोडक्ट है? एप्पल का। तो एप्पल के द्वारा रिलीज किया गया जो ब्राउजर है इसका नाम क्या है? व्हाट इज द ब्राउजर दैट वाज रिलीज्ड बाय द एप्पल कंपनी?
सफारी, वेरी गुड। और कब? 2003 में। तो सफारी वॉज रिलीज्ड इन 2003 as the default browser on Macintosh personal computer. Next. Dash is the accidental crypto movement that makes people smile. क्या कोई ऐसी भी क्रिप्टो करेंसी है जिसने लोगों के चेहरे पर खुशी ला दी? It is also an open source peer-to-peer क्रिप्टो करेंसी। ये इसकी खास बात यह है कि ये ओपन सोर्स है और साथ ही साथ पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी भी है। नाम बताइए, बहुत फेमस। डैश आकस्मिक क्रिप्टो आंदोलन है जो लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है और यह भी एक ओपन सोर्स पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है। किसने लॉन्च करी? एलॉन मस्क के द्वारा। और इसको नाम क्या दिया? दैट इज कॉल्ड डॉज कॉइन, जो कि एक कुत्ते को दर्शाता है ना। डॉज कॉइन ये क्या है? डॉग की एक ब्रीड है जिसको शिबा इनू के नाम से जाना जाता है। सुना होगा आपने, जीए पढ़ा है तो वहां आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। याद रखिएगा, ये कंप्यूटर जीए, ये क्वेश्चन जीए और कंप्यूटर दोनों में पूछा जाता है। क्या है ये? क्रिप्टो करेंसी स्माइल से रिलेटेड, ओपन सोर्स, पीयर टू पीयर, दैट इज कॉल्ड डॉज कॉइन। किस ब्रीड का ये जो कुत्ता है यहां पर, ये किस ब्रीड का है? साडा कुत्ता कुत्ता, तोड़ा कुत्ता टॉमी, है ना, वही वाला। तो ये डॉग ब्रीड दैट इज कॉल्ड शिबा इनू। Next, in MS Office 365, strike through superscript, subscript, small caps are called. बताइए, MS Office 365 में strike through superscript, subscript, small caps ये सब क्या है? आहा, टमाटर बड़े मजेदार। ये तो याद हो जाता है, ये नहीं याद होता कि स्ट्राइक थ्रो सुपरस्क्रिप्ट क्या है? फॉन्ट इफेक्ट है। बिल्कुल सही। हम जानते हैं कि स्ट्राइक थ्रो हो या सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट हो या स्मॉल कैप, दीज ऑल आर कॉल्ड व्हाट? फॉन्ट इफेक्ट। और फॉन्ट इफेक्ट कहां मिलता है? कंट्रोल डी की मदद से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां नीचे हमें फॉन्ट इफेक्ट मिलेगा। स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स और हिडन, ये 7 प्रकार के होते हैं फॉन्ट इफेक्ट। कितने? 4 यहां हैं और 3 यहां हैं, दैट इज 7। क्लियर? वेरी गुड। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ रो इन MS Excel 365? MS Excel 365 में एक पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी? जल्दी से बताओ, सही बताना, मोए मोए नहीं होना चाहिए आपका। बिल्कुल, हम जानते हैं कि एक्सेल शीट में जो मैक्सिमम हाइट है रो की वो कितनी है? 409 पॉइंट। क्या इससे ज्यादा हाइट हो सकती है रो की? नहीं। तो हर एक सेल में जो रो की हाइट है दैट इज मैक्सिमम 409। अ रो हाइट मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 409, यानी मिनिमम 0 भी हो सकती है और मैक्सिमम 409 ही होगी। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज, क्या है? ट्रांसपोर्ट परत का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? बताओ। नोड टू नोड डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, सिंक्रोनाइजेशन, अपडेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द राउटिंग टेबल, या ऑल ऑफ दीज? या आता है बताएंगे नहीं? बिल्कुल, हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है। OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं, जहां ट्रांसपोर्ट लेयर इज कंसीडर्ड एज द हार्ट ऑफ द OSI मॉडल। जो चौथे नंबर की लेयर होती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर। TCP और UDP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है। TCP कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जबकि UDP कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ठीक, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन काम क्या है? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। और ट्रांसपोर्ट लेयर का PDU क्या है? प्रोटोकॉल डेटा यूनिट क्या है? डेटा किस फॉर्मेट में जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर में? सेगमेंट के फॉर्मेट में। याद है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा किस फॉर्मेट में ट्रेवल करेगा? सेगमेंट में। फिजिकल लेयर में कैसे करेगा? बिट के फॉर्मेट में। डेटा लिंक लेयर में कैसे करेगा? फ्रेम्स के फॉर्मेट में। नेटवर्क लेयर में कैसे करेगा? पैकेट्स के फॉर्मेट में। ट्रांसपोर्ट लेयर में कैसे करेगा? सेगमेंट के फॉर्मेट में। और सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर में कैसे करेगा? डेटा 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 के फॉर्मेट में,
है ना, डेटा के फॉर्मेट में। नेक्स्ट, डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ओरिजिनल एसएमटीपी ईमेल प्रोटोकॉल। डैश मूल सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यानी एसएमटीपी ईमेल प्रोटोकॉल का विस्तार है। वो काम जो एसएमटीपी नहीं कर पाता वो काम कौन करता है? एसएमटीपी क्या नहीं कर पाता और क्या करता है? एसएमटीपी सिर्फ और सिर्फ मेल को भेजने में काम करता है ना। एसएमटीपी प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड द मेल ओनली। लेकिन क्या एसएमटीपी अटैचमेंट को अटैच करके ब्राउज करके मेल भेज सकता है? नहीं। अटैचमेंट के लिए किसकी मदद लेता है एसएमटीपी? माइम की, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एसएमटीपी का जो विस्तार है, जो एक्सटेंशन फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड माइम, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। वेरी गुड, बल्ले बल्ले। डैश इज माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड डेटा स्टोरेज दैट कम्स विद द ऑफिस 365 पैकेज। बताइए, डैश माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड डेटा स्टोरेज है जो ऑफिस 365 पैकेज के साथ में आता है। वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट यानी ऑफिस 365 में जितनी भी फाइल्स हैं वो बाय डिफॉल्ट कहां स्टोर होती हैं? वन ड्राइव में, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म भी है। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? वन ड्राइव। वन ड्राइव किस कंपनी का क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है? ये क्वेश्चन भी आता है, तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग लार्जर लोकल एरिया नेटवर्क विद द स्मॉलर लोकल एरिया नेटवर्क? बताइए, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क डिवाइस का उपयोग बड़े लोकल एरिया नेटवर्क को छोटे लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है? लैन टू लैन कनेक्टिविटी। लैन टू लैन क्या है? लैन भी सेम नेटवर्क है और लैन भी सेम नेटवर्क है। नेटवर्क क्या सेम है दोनों तरफ? जी हां, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। और सेम नेटवर्क पर क्या काम करता है? ब्रिज या राउटर। क्या ब्रिज गिवन है? हां। क्या राउटर गिवन है? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिज, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। वहीं अगर डिफरेंट नेटवर्क की बात कर रहे होते, यहां तो सेम नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो ब्रिज, डिफरेंट नेटवर्क की बात करते तो गेटवे। बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट, द डिफॉल्ट व्यू इन MS PowerPoint 365 इज। MS PowerPoint 365 में बाय डिफॉल्ट व्यू क्या होगा? यानी जब हम पावर पॉइंट की फाइल को ओपन करते हैं तो जो पहली स्लाइड होती है उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल व्यू। यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नॉर्मल व्यू वो व्यू होता है जिसमें हम किसी भी फाइल को एडिट करते हैं, क्रिएट करते हैं या उसमें बदलाव करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल व्यू। नेक्स्ट, एन IPv4 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, डैश पार्ट एंड डैश पार्ट। एक IPv4 पते में दो भाग होते हैं। IPv4 कितने बिट का? 32 बिट का, 32 बिट का। IPv6 128 बिट का एड्रेस और मैक एड्रेस 48 बिट का एड्रेस। मालूम है ना, भूलेंगे तो नहीं? वेरी गुड। IPv4 जो एड्रेस है उसमें दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला नेटवर्क होगा, दूसरा होस्ट होगा। तो फर्स्ट इज द नेटवर्क एंड सेकेंड इज द होस्ट, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। वेरी गुड। द IPv4 हैज अ डैश नोटेशन फॉर एड्रेसिंग। IPv4 को संबोधित करने के लिए एक डैश अंकन का प्रयोग किया जाता है। IPv4 का मतलब जैसे 192.168.10.20 इस प्रकार का अगर कोई एड्रेस है तो यहां पर किस नोटेशन का यूज किया जा रहा है? डेसिमल का या डॉटेड डेसिमल? एक ही बात है, क्योंकि डेसिमल के साथ में यहां पर डॉट भी लगाए जा रहे हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डॉटेड डेसिमल। यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हेक्साडेसिमल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हेक्साडेसिमल तो IPv6 और मैक एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, तो हेक्साडेसिमल तो होगा नहीं। बोथ 1 और 2 भी नहीं हो सकता, ऑक्टल भी नहीं हो सकता और नन ऑफ दी अबव तो होगा नहीं। क्लियर है? तो 40 में से आपने कितना स्कोर किया एक बार कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे, आज के सेशन का प्यारा सा क्वेश्चन। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा। निम्नलिखित में से किस सर्किट का उपयोग
एक बिट डेटा को संग्रहित यानी स्टोर करने के लिए किया जाता है। बिट को स्टोर कहां करते हैं? फ्लिप फ्लॉप में, डिकोडर में, इनकोडर में, रजिस्टर में, या नन ऑफ दीज में? किस में? या आता है बताएंगे नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और आईबीपीएस का वन ऑफ दी फेवरेट क्वेश्चन भी है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कैसा लगा आपको यह सेशन? पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर चाहते हैं कि कंप्यूटर को बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर करे, टॉपिक वाइज कवर करे, ताकि टफ से टफ क्वेश्चंस को भी आप कर पाए, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो पाए, तो ज्वाइन कर लीजिएगा इस कोर्स को, जिसके बाद किसी दूसरी बुक को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये खुद भी अपने में कैपेबल है। इसकी वीडियोस, पीडीएफ और मॉक टेस्ट ये सभी के सभी आपको सिर्फ एक ही बात बोलने पर मजबूर करेंगे, और वो वाह मजा आ गया, है ना। ये है इस कोर्स की खासियत, जो कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा और नंबर भी। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है कोर्स के रिगार्डिंग, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लिंक आपको इस कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस सेशन में 40 क्वेश्चंस में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो कमेंट कर दीजिएगा और पूछ लीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में बेस्ट या टॉप 40 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू वेरी मच।